नमस्कार, आपका बात 25वीं में स्वागत है। तो बात 25वीं में आज हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत हैं कला क्षेत्र की, पत्रकारिता की और वो भी बीकानेरी हैं। तो हम 2 बीकानेर के मिलके वो हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई साहब हैं। तो वो उनको आज किसी तरह से वो बातचीत के लिए आ गए हैं। तो इस बारे में राजस्थान के बारे में, राजस्थान की कलम के बारे में, राजस्थान की तलवार के बारे में, इतिहास के बारे में, विभिन्न अंगों के बारे में, रंगों के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे आदरणीय अतिथि बड़े भाई साहब श्री अशोक आत्रेय जी। जी भाई नमस्कार। साहब प्रणाम आपको और जी आपका स्वागत है बात नमस्कार। 25। खमा गणी आपको, खमा गणी। नमस्कार। क्षमा करें, विशेष क्षमा रूप से करें। राजस्थान दिवस पर आपको बधाई और आपको भी बधाई शुभकामनाएं। साहब, आपको भी और सभी को जी, बधाई। आपके तो चैनल के लिए स्पेशली बधाई और अ, थैंक्स। सभी के लिए सर और आपका स्वागत है पुनः भाई साहब। तो राजस्थान दिवस के अवसर पर, इस शुभ अवसर पर राजस्थान की कलम और राजस्थान की तलवार, राजस्थान के जो हैं कलाकार और राजस्थान के योद्धा और उनके इतिहास, तो अनेकों खंड उसके हैं। तो कुछ जी विशेष खंडों पे और कुछ विशेष उपलब्धियों पे या कि ऐतिहासिक जानकारी के हिसाब से राजस्थान दिवस पे तो आपसे आग्रह है कि आप इस बातचीत को शुरू करें कि कलम के धनी और तलवार के धनी राजस्थान के जो हमारे पुरोधा रहे हैं उनका इतिहास क्या रहा है और फिर आगे बात बढ़ाते हैं। तो भाई साहब आपका स्वागत है बात 25। धन्यवाद माधव सिंह जी। और बहुत ही अपने आप में अच्छा लगा कि आपने एक संवाद शुरू किया है, और विशेष रूप से आज के शुभ अवसर पर हम ये बात शुरू कर रहे हैं। राजस्थान का जब एक अभ्युदय हुआ, स्पेशली एज ए डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, 49 चैत्र शुदी प्रतिपदा के दिन हम लोग लगभग कहना चाहिए कि अराउंड मोस्टली नोन हेरिटेज ऑफ इंडिया, राजस्थान ने एक इंटीग्रेटेड डेवलप्ड स्टेट के रूप में, डेवलपिंग स्टेट के रूप में, एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के रूप में अपनी पहचान बनाई और इसकी पहचान रही है। और इन सब विशेष मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, यहाँ की कलम और यहाँ की तलवार की धनी सूरवीरों और कलाकारों, साहित्यकारों, लेखकों की जो धरोहर है, जो परंपरा है, जो विरासत है, उसके बारे में जब हम कल्पना करते हैं तो हम न केवल इतिहास की सीमा रेखा तक जाते हैं, किंतु बियॉन्ड हिस्ट्री, सांस्कृतिक जो विरासत है, ये युग युगों तक एक अल्टीमेट, एक ऐसे छोर तक चली जाती है जिसकी हम कल्पना नहीं। न केवल यहाँ की आर्काइवल हिस्ट्री, यहाँ की हेरिटेज, यहाँ की सूरवीरों की परंपरा, यहाँ के जितने भी जितनी रियासतें हैं, विशेष रूप से जितने इंटीग्रेटेड जो स्टेट्स की यूनिट्स हैं, जैसे मारवाड़ है, जैसे मेवाड़ है, जैसे ढूंढाड़ है, जैसे हाड़ौती है, जैसे दूसरे अलग अलग जो रियासतें, मेवात है, इनकी अपनी पहचान, अलग अलग पहचान भी रही है। और इनमें एक अपने आप में इनमें सद्भावना भी आपस में रही है, इंटीग्रेटेड, एक समन्वित इनमें एक रूपता भी रही है। इसका जी कारण यह है कि इनके सोशियो पॉलिटिकल, कल्चरल और दूसरे जातीय समीकरण भी कुछ इस तरह के रहे हैं कि राजस्थान ने शुरू से एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में इसका विकास हुआ। ये इसकी पहचान केवल राजस्थान दिवस से ही मिली हो ऐसा नहीं है, बल्कि जबकि सरदार पटेल ने पूरे देश के स्टेट्स का एकीकरण किया था, उस समय राजस्थान एक अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र और स्वायत्त इकाई के रूप में पहचान राजस्थान की थी। हालांकि ये कह सकते हैं कि मरु गुर्जर प्रदेश था, या दूसरी तरह से हम इसको डिफाइन करें, अलग अलग स्टेट से जुड़े हैं, तो गुजरात से भी इसकी सीमा जुड़ी है, इसकी मध्य प्रदेश से भी सीमा जुड़ी है, और इसकी दूसरे आसपास के जो एरियाज हैं उनसे भी राजस्थान जुड़ा है, दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है। तो दैट वे राजस्थान की प्रिविलेज ये रही कि राजस्थान न केवल
एक इंडिपेंडेंट, एक वायबल, एक स्ट्रॉन्ग यूनिट रहा है, किंतु राष्ट्रीय विकास में, राष्ट्रीय भावभूमि में, राष्ट्रीय इतिहास के संदर्भ में इसकी पहचान सदियों पुरानी रही है। और विशेष रूप से यदि हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ही सोचें तो राजस्थान की रणभूमि में महाराणा प्रताप, राणा कुंभा जैसे सूरवीरों ने सदियों पहले अपनी जो भूमिका बनाई और जिस तरह की इन्होंने अपनी स्वतंत्रता स्वायत्तता के लिए विभिन्न तरह लोगों से लड़ाइयाँ लड़ी, उसे राजस्थान का सिर हमेशा ऊंचा रहा और राजस्थान ने हमेशा आक्रांताओं का विरोध करने के लिए, उनसे लगातार संघर्ष करने के लिए कभी भी वो पीछे नहीं हुए। और तलवार, न केवल तलवार से उन्होंने अपने आप को ये प्रूव किया कि हम शूरवीर हैं, बल्कि कलम के साथ में, कलम, यहाँ के आर्किटेक्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के गीत, यहाँ का संगीत, यहाँ की परंपराएं, यहाँ का इतिहास, यहाँ की विरासत, यहाँ की कला, तो सभी तरह से राजस्थान के लोगों ने अपनी पहचान बनाई और इस पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पहचान को कायम किया और आज भी उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में राजस्थान को इस रूप में यदि देखा जाए कि न केवल शूरवीरों की ये जन्मभूमि रही है, मरण भूमि रही है, बल्कि कला, संस्कृति और साहित्य के लिए भी राजस्थान के साहित्यकारों ने, कवियों ने, राजस्थान के कलाकारों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। माधव सिंह जी, इस संबंध में आप बताएं, हम आगे इस बात को कैसे आगे ले जाएं। जी भाई साहब, आपने एक विस्तृत रेखा चित्र, एक भूमिका जो राजस्थान के बारे में, राजस्थान के जो कलाकार हैं उनके बारे में, और एक इतिहास और राजाओं के बारे में और शूरवीरों की धरती के बारे में। लेकिन आजकल जो एक विवाद, एक उसके पर्सपेक्टिव में हम देखें तो राणा सांगा के बारे में बहुत सारी बातें हैं, यानी कि एक विशेष जो कंट्रोवर्सी है, यानी कि बेसिकली तो वास्तव में तो कुछ नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड हिस्ट्री का एक पार्ट है। तो उसके बारे में बताएं कि ताकि लोग समझ पाएं। आपको तो इसकी बड़ी लंबी जानकारी है, तो भाई साहब इसके बारे में बताएं कि राणा सांगा और बाबर के बारे में ये जो भी कुछ हुआ उसके बारे में इतनी भ्रांतियां क्यों फैले जा रही हैं, वास्तविकता क्या है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये जो जिस तरह से इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है एक खास कारण से और खास पॉलिटिकल रीजन से, जिससे कि ये चीज जाहिर हो रही है जैसे राजस्थान के सूरवीरों का, राजस्थान के योद्धाओं का, राजस्थान के रणबांकुरों का जैसे किसी तरह का कोई योगदान ही नहीं रहा हो, बल्कि इस तरह का पोर्ट्रेट किया जा रहा है जैसे कि राजस्थान के सूरवीरों ने हमेशा मुगलों के शरण में होकर के काम किया या मुगलों को किसी न किसी रूप में बुलावा दिया। पर्टिकुलरली बाबर के संदर्भ में, दूसरे लोगों के बारे में भी ये कहा जाता है कि उन्होंने, राणा सांगा ने उसको बुलाया, इनवाइट किया। उस समय कौन सा समय था, क्या काल था, मुसलमान, मुगलों में लोधी वंश था या मुसलमान लोग थे, क्या था, सारी परंपराएं यदि देखे जाएं तो उसको एक मिस तरह से पोर्ट्रेचर उसका किया गया है। और राणा सांगा ने कभी भी किसी भी तरह से ऐसा कभी कोई काम नहीं किया जिसको लेकर के खास तरह पॉलिटिकल पार्टीज ने, कुछ पॉलिटिकल नेताओं ने इस तरह के एक हमारे रणबांकुरे का, जिनका मेवाड़ का इतिहास एक अमरत्व के स्तर पर हम उसको आंकने की स्थिति है। मेवाड़ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक ऐसा साम्राज्य रहा है जो हिंदुस्तान का सबसे पुराना साम्राज्य रहा है और जिसमें विशेष रूप से राणा सांगा का जो योगदान है वो हमेशा के एक अक्षुण्य है। उन्होंने आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, भवन निर्माण के क्षेत्र में, किलों के निर्माण के क्षेत्र में, संगीत में, साहित्य में, कला में जो योगदान दिया उसको कोई भूल नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक पहचाने जाने वाले शूरवीर और संस्कृति विज्ञ राणा सांगा को लेकर के यदि किसी प्रकार की दुराग्रह की बात की जा रही है और उनको बदनाम किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बाबर को बुलाने के लिए, स्पेशली लोधी के खिलाफ खड़े करने के लिए बाबर को उन्होंने इनवाइट किया और इस वजह से उनको बदनाम किया गया, तो एक बहुत ही अपना दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके कही गई है। इसका इतिहास के किसी भी रूप में, किसी भी तरह से इसका
कोई तालमेल या कोई सिलसिला या कोई ऐतिहासिक तथ्य की जानकारी नहीं मिलती। ये भाई साहब, दुर्भाग्य। आपने आपका एक लंबा इतिहास रहा है, पत्रकारिता का अनुभव रहा है, उसमें सभी तरह के बड़े बड़े जो महारथी हैं राजनीति के, देश के हैं, प्रदेश के हैं और विदेश के भी हैं, उनसे आपका मिलना जुलना हुआ है। उनके क्रियाकलापों को, उनके काम को आपने जांचा परखा है। तो ये क्या स्थिति बनी है हमारे स्वतंत्र भारत में कि जिनका ये विषय नहीं है, मतलब ये कोई ऐतिहासिक हाँ जो इतिहासकार लोग हैं जो कि जी। फैक्ट पे आधारित है। भारत का अधिकतर इतिहास तो झूठा लिखा गया है, उसके बारे में तो BL भैरप्पा बहुत पहले बहुत ही विस्तार से बता गए हैं कि किस तरह से उनको ये बता दिया गया था जी पार्थ स्वार्थी द्वारा कि आप होंगे विद्वान, आपकी आवश्यकता नहीं है, हमें इतिहास इस तरह से लिखना है क्योंकि हमारे नेता लोग ये चाहते हैं। तो इसमें जो ये जो राजनीतिक लोग हैं जिनकी इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, वो कोई भी बात संसद में उठ के बोल देते हैं और फिर एक समझ लीजिए कि एक ऐसा अनपढ़ किस्म का विमर्श, उथला और जिसको बधेश किस्म का विमर्श हमारे देश में चल जाता है। तो आप इसके बारे में भाई साहब कैसे देखते हैं? आप इसको बताएं जरा। आपने तो बहुत पहले के नेताओं को भी देखा है और आजकल के नेताओं को भी देख रहा है, वो इस तरह की बातें जिसमें उनकी विशेषज्ञता नहीं है, जिनकी जानकारी नहीं है, वो क्यों कर रहे हैं? उनका मंतव्य क्या है? देखिए माधव सिंह जी, एक सीधी सी बात यह है कि राजनीतिक क्षुद्र स्वार्थों के लिए कुछ विशेष पार्टियां या कुछ विशेष प्रकार के नेता, और उनको मैं राजनेता भी नहीं कहता, कि राजनेता का अर्थ तो ये है कि जो राज्य के विकास में, राज्य के उसके डेवलपमेंट में जिनका योगदान हो, या कोई विशेष बात हो, सांस्कृतिक साहित्यिक परंपरा में, विरासत में जिनका योगदान हो, तो ऐसा कुछ है भी नहीं। एक तरह से पार्टीजन स्टैंड लेते हुए जिन लोगों ने बहुत ही क्षुद्र भावनाओं या क्षुद्र स्वार्थों के लिए इस प्रकार की बातें कही हैं, उनको आउटराइटली हर तरह से रिजेक्ट किया जाना चाहिए और किया जाता रहा है। किंतु किसी न किसी तरह से वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए इस प्रकार से मिसयूज करते हैं हमारी कल्चरल हेरिटेज का, कि इससे न केवल देश का बंटवारा होता है, जाति समीकरणों में आपस में विद्वेष फैलता है, दुर्भावना फैलती है, और भारत की जो अक्षुण्ण परंपरा रही है, पर्टिकुलरली जो हमारे यहाँ चातुर्वर्ण्य व्यवस्था रही है, उसको भी डिस्टॉर्ट करने की लगातार कोशिश हो रही है। न केवल बिगिनिंग में से लेकर के एंड तक, यानी आफ्टर द इमरजेंस ऑफ बुद्धा, हमारे यहाँ चातुर्वर्ण व्यवस्था का, वैदिक व्यवस्था का डिस्टॉर्शन लगातार होता गया, और अलग अलग संप्रदायों, अलग अलग धर्मों ने, स्पेशली मुसलमानों के और अंग्रेजों के आगमन के बाद में, देश की जो पूरी की पूरी जो फैब्रिक थी, कल्चरल फैब्रिक थी, उसको डिसइंटीग्रेटेड किया गया, उसको तोड़ा मरोड़ा गया, और उसके साथ में झूठे कई प्रकार के प्रतीक, झूठी ऐतिहासिक घटनाएं जोड़ी गई, जिससे सारा इतिहास कलंकित हो गया। और लगभग ऐसा लगने लग गया जैसे पिछले 1000 साल में, पिछले 800 सालों में, जैसे हिंदू या हिंदुस्तानी जो संस्कृति थी, उसमें किसी प्रकार के शौर्य की कहीं कोई 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 शौर्य देखने को ही नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे इट वाज ए टोटली सबऑर्डिनेटेड पीपल ऑफ इंडिया। जबकि दक्षिण में शिवाजी ने लगातार बैटल किया, लगातार औरंगजेब का विरोध किया, दक्षिण में औरंगजेब को एंटर नहीं करने दिया। उत्तर भारत की बात करें तो महाराणा प्रताप अकेले एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अकबर जैसे एक साम्राज्यवादी, एक मुगल साम्राज्य को स्पष्ट रूप से ओपनली चैलेंज किया। यदि मान सिंह उस समय नहीं होते, अकबर का सपोर्ट नहीं करते, तो किसी भी रूप में वो हिंदुस्तान में या राजस्थान में वो एंटर ही नहीं हो सकते। आपको जान के आप जानते होंगे कि अकबर ने अजमेर को अपना एक स्पेशल, उन्होंने एक पॉइंट ऑफ एक्टिविटी बनाया, जिसमें मान सिंह ने पूरा प्लानिंग किया उसके साथ में। दुर्भाग्यपूर्ण रहा, हालांकि अब उन चीजों को इस आज के परिप्रेक्ष्य में अब हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हम टोटल हिंदू एक कल्चर को लेकर के और हिंदू संदर्भों को लेकर के, उसकी ऐतिहासिक अच्छाइयों को लेकर के बात करते हैं, हम नेगेटिव पॉइंट पर नहीं जाते। वो समय परिस्थितियां कुछ अलग रही होंगी निश्चित रूप से, किंतु अकबर की जो सारी प्लानिंग थी वो अजमेर में उन्होंने न केवल दरगाह का विकास किया, वहाँ की मुगल कल्चर को डेवलप किया, वहाँ एक हेरिटेज का एक स्पेशल सेंट्रलाइज किया उसको,
किंतु उत्तर भारत में स्पेशली मेवाड़ को लगातार कमजोर करने की कोशिश की। और इसका श्रेय सारा का सारा हमारे यहाँ की उस जमाने की जो ऐतिहासिक परिस्थितियां होंगी वो निश्चित रूप से जिम्मेवार होंगी। ये भी मान सकते हैं कि मान सिंह ने एक बड़े लेवल पर उसका दूसरी तरीके से विरोध किया, और एक एसिमिलेशन के माध्यम से उन्होंने एक अपना मेंटल फ्रेमवर्क इस तरह का बनाया ताकि अकबर की जो दूसरी तरह की क्रूर प्रवृत्तियां उन पर किसी तरह से उन पर रोक लगाई जा सके। तो हम मानसिंह को डिप्लोमेटिकली भी सफल मानते हैं। वो ही वाज ए सूर्य था, सूरवीर था। उन्होंने हिंदुस्तान के प्रचार प्रसार में, विस्तार में बहुत सहयोग किया, इंडियन टेरिटरीज को बढ़ाया, बहुत बड़ा योद्धा भी था मानसिंह। तो उस लेवल पर हम उसको ये नहीं देखते कि अकबर को उन्होंने बुलाया है, अकबर को उन्होंने, ही वाज डेफिनेटली ए पार्ट ऑफ, उसके सेनापति से तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसी प्रकार से जयसिंह का भी कहीं किसी न किसी रूप में रोल रहा होगा और रहा है, किंतु वो परिस्थितियां अलग थी। आज उन परिस्थितियों को हम नेगेटिव तरीके से सोचें उनके बारे में और उसको डिस्टॉर्ट करके बताएं तो ये गलत होगा। तो लगभग आजादी के बाद जो एक तरह का एक कंसेप्ट बन गया था, एंटी हिंदू एंटी हिंदुस्तानी कंसेप्ट, नेहरू के बाद में एक इस प्रकार का एक फैब्रिकेशन बन गया, एक इस प्रकार के इतिहासकारों ने अपना रोल बिहेवियर बदले में, नाम नहीं लेना चाहता किंतु इस तरह का रोल बना लिया, जिससे मालूम पड़ा कि सारा हिंदुस्तान का जो सारा विकास हुआ संस्कृति साहित्य कला का, वो सारा जैसे मुसलमानों ने ही किया या उसके बाद अंग्रेजों ने किया। जैसे हम कनिंघम का नाम लेते हैं, कर्नल जेम्स टॉड का नाम लेते हैं, हम ग्रियर्सन का नाम लेते हैं, हम टेसिटरी का नाम लेते हैं। तो मैं मानता हूँ कर्नल जेम्स टॉड वाज ए ग्रेट हिस्टोरियन। कर्नल जेम्स टॉड ने बहुत बड़ा काम किया और उन्होंने हिस्ट्री को रिवाइवल किया और एक नई तरीके से इतिहास को लिखा, इतिहास लिखने की एक नई परंपरा पैदा की। जबकि वो तो जनरल था, वो तो मिलिट्री का आदमी था, इतिहासकार नहीं था। इसी तरह कनिंगम भी एक जनरल थे, इतिहास के आर्कियोलॉजी के बहुत बड़े आदमी थे। तो बाद के कर्नल जेम्स टॉड के बाद का जो डेवलपमेंट हुआ, निश्चित रूप से उसमें हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति, हिंदू स्टेट्स की मान्यता, उसकी भूमिका, उसका संघर्ष सामने आता है। तो हमें तो जी जेम्स रॉल्ट का भाई साहब जो है ना वो ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने अपनी समझ से, अपने जो है अपनी रुचि के अनुसार उस जी कालखंड का जो है वो पूरा ऐतिहासिक वर्णन शोध करके दुनिया के जी सामने रख दिया। अगर वो ये ना कर पाते तो उसके बाद जी में हमारे जो वामपंथी इतिहासकार हैं वो ये भारत राजस्थान के इतिहास का क्या करते, इसकी कल्पना बड़े आसानी से की जा सकती है, क्योंकि वही लोग इस तरह की अंड-बंड चीज़ों को जिनका कोई तथ्य नहीं है, कुछ गप्पों के हिसाब से, कुछ किस्से कहानियों के हिसाब से आगे बढ़ाने के प्रयास करते रहते हैं। जी तो आपने एग्जैक्टली। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई और अजमेर की भी बात बताई। अब आप देखिए कि अजमेर में अब उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? तो सरकारों को ही ज़िम्मेदार है। यानी कि पृथ्वीराज चौहान का जो भी कुछ वहाँ पे है, वो उसको वो बिल्कुल पृथ्वीराज ही चौहान ने नष्ट कितनी किए। लड़ाइयां लड़ी, हर लड़ाई में सफल हुए, 16-17 लड़ाइयां लड़ी, सफल हुए, बाद में किसी वजह से यदि डिफीट हो गए इतिहास तो इसका मतलब अजमेर को तो लगातार प्रोटेक्ट किया उन्होंने, और उसके लिए बहुत बड़े, दिल्ली दिल्ली तक ही वाज इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग इन दिल्ली। तो जी। पृथ्वीराज चौहान तो बहुत बड़े योद्धा थे, और उन्होंने तो पूरा अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से का पूरा विरोध किया। ये जरूर है जयचंद ने, दूसरे लोगों ने किसी तरह मिली भगत करके किसी तरह से कुछ धोखा दिया होगा, कुछ इतिहास के तथ्य हैं इन पर। हम इन कंट्रोवर्सीज पर नहीं जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमें नेशनल इंटीग्रिटी के बारे में सोचना चाहिए, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, हमारे सूरवीरों के इतिहास के बारे में सोचना चाहिए, राणा कुंभा के कंट्रीब्यूशंस के बारे में सोचना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा किला, यदि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद यदि बड़ा किला या बड़ी वॉल की बात करें तो राणा कुंभा का जो कुंभलगढ़ बिल्कुल। का, इट्स द बिगेस्ट हुँ। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। और इसी अब प्रकार से देखिए। यहाँ के किले, यहाँ के महल, यहाँ के माड़िए, यहाँ का शहरों का विकास, यहाँ का जंगल, राजस्थान में क्या नहीं है मुझे आप बताइए। बीकानेर को ले लीजिए, आप जोधपुर को ले लीजिए, आप जैसलमेर को ले लीजिए, आप जयपुर को ले लीजिए, आप कोटा बूंदी झालावाड़ को ले लीजिए। एवरी स्टेट हैज डेवलप्ड ब्यूटीफुली। और विश्व स्तर पर पूरे इतिहास के यदि बात करें तो पूरे विश्व में राजस्थान का जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली है। यहाँ की परंपराएं बहुत गौरवशाली रही हैं, यहाँ की स्टेट्स बहुत पावरफुल रही हैं, इकोनॉमिकली भी कोई दिक्कत नहीं। जब जब कर्नल जेम्स टॉड जब आए थे उस समय मेवाड़ फाइनेंशियली बहुत वीक था, किंतु उन्होंने फिर उसका सारा रीऑर्गेनाइज किया और
उसको दोबारा रिवाइव करके मेवाड़ को इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाया। तो अंग्रेजों का भी कंट्रीब्यूशन है, हम ये नहीं मानते कि अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। भाषा के स्तर पर, मेडिकल साइंस के लेवल पर, डेवलपमेंट के लेवल पर, मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत कुछ किया। और इसके लिए बाकायदा जो यहाँ के ट्रेंड, जैसे महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर के थे, ही वॉज जी। ग्रेट स्टेट्समैन ऑफ हिज टाइम, जिन्होंने गंगा नहर को प्रायोरिटी दे करके राजस्थान की जो यहाँ की रेगिस्तान था उसको हरे भरे चरागाह में बदल दिया। ही वॉज ग्रेट स्टेट्समैन। नहीं, हम क्योंकि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान के कुछ प्रतीकों, कुछ चिन्हों और कुछ जो है हमारे जो पुराने पुरोधा हैं, योद्धा हैं, और कला संस्कृति और उनके द्वारा बनाए हुए किले और स्मारक और उन सब की बात कर रहे हैं। तो महाराजा गंगा सिंह जी की बात हुई तो अब आप देखिए कि उस समय में इतनी विकट परिस्थितियों में, जबकि पूरे रिसोर्सेज भी नहीं थे, उन्होंने कितने आगे की जी परिकल्पना करके और गंगा नहर को मतलब मूर्त रूप दे दिया, जिसके लिए उन्हें बिल्कुल अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ अपने रिसोर्सेज झोंक दिए गए और कहते हैं कि बड़े-बड़े सेठों ने उससे उन्होंने कर्जा भी लिया। उसके बारे में आपको बिल्कुल। अधिक जानकारी होगी, मुझे फौरी नहीं, तौर उस पे समय माधव जानकारी। सिंह जी से भी पैसा, जयपुर स्टेट हैड टू पे सम मनी टू फॉर दी राजस्थान नहर के लिए, क्योंकि उस अच्छा, समय जो डिप्लोमेसी थी, गंगा सिंह जी की बहुत स्ट्रांग डिप्लोमेट थे वो। और बहुत वो स्ट्रांग। क्वीन एलिजाबेथ से बहुत क्लोज थे, उनके भाई थे, एक तरह से भाई मान लिया था उनको। और राम सिंह जी का भी पीरियड था उस समय, और माधव सिंह जी का भी पीरियड था। तो हुँ। जयपुर स्टेट से भी उन्होंने मदद ली और जयपुर स्टेट को पैसा देना पड़ा गंगा नहर के लिए। तो ये भी अपने आप में ऐतिहासिक तथ्य है, बड़ी बात। वो भी है कि और उनकी जो उनका जो व्यक्तित्व था और जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ के निर्णय निर्णय लिए और उनका जो अंग्रेजों ने भी उनकी बहुत सारी जो उनके नेतृत्व गुण थे और वो जो मतलब उनके कद-काठी और शारीरिक सौष्ठव पर्सनैलिटी के हिसाब बिल्कुल से भी बिल्कुल, ही वाज वेरी स्ट्रांग मैन, बहुत सारे डेफिनेटली। राजा थे, लेकिन ये भी आप और हम ये मान ही सकते हैं कि राजा तो एक ही लगते थे उस ज़माने में, नहीं, वो वो थे तो ही वाज महाराजा। ग्रेट। और दूसरी बात है, उस समय की ब्यूरोक्रेसी में जो बेस्ट ब्यूरोक्रेटिक जो वो भी वही स्ट्रक्चर थे। था, मिलिट्री हुँ, स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग था गंगा सिंह जी का। पनिक्कर हुँ, साहब को रखा उन्होंने, साउथ इंडियंस को बुलाया, और बड़े बड़े विद्वान वहां से बीकानेर से पढ़ने के लिए बनारस जाते थे। तो किसी लेवल पर बीकानेर स्टेट, बल्कि गंगा सिंह जी ने तो ये कहा भी था, आई थिंक इंडिपेंडेंस के बाद भी राजस्थान में बीकानेर वाज द फर्स्ट स्टेट टू गिव रिकॉग्निशन टू राजस्थान स्टेट। हुँ, जबकि हुँ, गंगा हुँ। सिंह जी बाद में जो साधु सिंह जी क्योंकि है, उन्होंने पनिक्कर साहब का एक्सेशन में सबसे पहले बीकानेर आगे आकर के एक्सेशन में उन्होंने शामिल किया अपने आप। हाँ, तो ये भी अपनी और फिर बनारस हिंदू और जयपुर सबसे लास्ट स्टेट था, जयपुर वाज द लास्ट स्टेट टू फॉर एक्सेशन, एक्सेप्टिंग और वो एक्सेशन। उदयपुर बनारस भी था। हिंदू विश्वविद्यालय के लिए जो अनुदान दान दिया उन्होंने, उन्होंने जी, बहुत ज्यादा पैसा दिया उसके लिए, और वो कलेक्शन जीवन किया उन्होंने पर्यंत फंडिंग जो की। है वो उसके जो है वो उसमें उनको एक विशिष्ट स्थान, वो कुलपति उप कुलपति का स्थान, एक विशिष्ट स्थान उनके पास रहा हाँ जी, बिल्कुल। जी जब तक रहे। लेकिन इस विषय में जी क्योंकि हम इतिहास की भी बात कर रहे हैं, तो इतिहास के कुछ प्रतीकों की और कुछ जैसे विशिष्ट जो व्यक्तित्व हैं, महाराजा गंगा सिंह जी की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि नहर की शुरुआत तो जो है वो गंगा सिंह जी ने की थी उस विकट समय में। वो जी। जो तूफ़ानी अकाल हुआ और उसकी जो विषम हाँ परिस्थितियाँ हाँ, उन्होंने बिल्कुल समझी, बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो उसका उसका एक उन्होंने समाधान भविष्य के लिए ढूँढा और बड़ी मुश्किलों से उसको किया। लेकिन हमारे हम्म। राजनीतिज्ञों ने स्वतंत्रता के बाद क्या किया कि भई ये जो राजस्थान कैनाल है इसको इंदिरा गांधी जी के नाम पे, भई इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री हैं और उनके उनके नाम पे बहुत सारे संस्थान हैं। लेकिन ये जो है ना इस प्रदेश की ये क्या है कि उसको देखिए, ये तो राजस्थान प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आप का कहीं भी, आप किसी भी जगह पत्थर फेंकेंगे तो वो इंदिरा गांधी और नेहरू जी के नाम पर ही जाकर के वो पत्थर लगेगा। खैर ये तो वहां कोई ना कोई आपको स्मारक या कोई ना कोई बिल्डिंग उनके नाम से मिल जाएगी, पूरे नहीं ये हिंदुस्तान तो में, न केवल राजस्थान जी। खैर, ये तो नहीं चलता रहता है अपना जैसा पॉलिटिकल। बट ये सभी सरकारों को सचेत रहना चाहिए कि हमें महापुरुषों को हम याद करें, ना कि ये राजनेताओं, क्योंकि ये तो टेम्परेरी उनका होता है, आना जाना चलता रहता है। हम सभी अपने महापुरुषों को, कवियों को, लेखकों को, बड़े लोगों को याद करें, जहाँ इतिहास की बात करें, वो ज्यादा अच्छा
तो भाई साहब, राजस्थान के बारे में हमने एक परिप्रेक्ष्य में भी बात की, हमने महाराणा सांगा की भी बात कर ली, जो कंट्रोवर्सी है, गंगा सिंह जी के बारे में भी बात कर ली। तो अब राजस्थान में हर जो शहर है उसकी, मतलब हर गांव के अलग इतिहास होता है, तो हम उतना जी तो दूर नहीं जा सकते। लेकिन ये बात जरूर है कि शहर के रूप में चलिए, तो तो हम। मिठास से शुरू करें। यदि शहर की बात करें तो मीठा मीठे से शुरू करें। हम जी लोग ब्राह्मण हैं तो मिठास, हम मीठी चीजें अच्छी लगती हैं। तो जी जी। रसगुल्ला बीकानेर का बहुत प्रसिद्ध है। और हम्म रसगुल्ला बंगाल में जाकर के, बंगाल से स्पेशली बंगाल के कारीगरों ने आकर के रसगुल्ले का विकास किया और बीकानेर में पॉपुलर हो गया। और हम्म रसगुल्ला पूरे विश्व में रसगुल्ला बीकानेर की देन माना जाता है। इसी हम्म प्रकार से डूंगर शाही जो भुजिया है, जो डूंगर सिंह जी के समय डेवलप हुआ है, जो पतला वाला बारीक भुजिया है, जिसको आज बीका जी या दुनिया भर के लोगों के नाम से जाना ये जाता है, वो ये भी ये बड़ी भाई ब्रांड साहब, है। दोबारा दोबारा समझाइए, किस कालखंड में और किन के प्रयासों से या स्वतः ही डेवलप हुआ ये डूंगर सिंह जी के? देखिए ऐसा, अब तो चूंकि अब मेरी उम्र कुछ ज्यादा हो गई तो मेरी मेमोरी भी कुछ कमजोर हो गई है। पर फिर भी मुझे पता है कि रसगुल्ला कलकत्ता से आया और इसका विशेष रूप से कलकत्ता के कुछ कारीगरों ने बीकानेर में हम्म आकर के उसको डेवलप किया। अब इसके हम्म पीछे का, बंगाल में जो छोटे रसगुल्ले पाए जाते थे, बीकानेर रसगुल्ला बंगाली रसगुल्ले से बिल्कुल अलग है। तो इसका अच्छा। मतलब टेक्निकली उसके इम्प्रोवाइजेशन किया उसमें। और जी बंगाल जी। की वो तो रसगुल्ला बंगाल का बहुत एकदम से पिचा होता है और एकदम से वो वैसा हो जाता है, इट इज स्पंजी। हम्म जबकि हम्म बीकानेर का रसगुल्ला स्पंजी नहीं है, उसमें जो जिस तरह से उसको उसमें रस आता है वो हम्म अपने आप में अद्भुत है। और उसकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त है और बहुत दिनों तक वो स्टे भी करता है। यदि आप उसको रखें, प्रिजर्व भी करें, तो प्रिजर्वेटिव भी जिस तरह की शक्कर वगैरह का जो तरीका होता है, तो इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली प्रिपेयर्ड एंड डिलीशियस डिश फॉर ऑल ऑफ अस, जो कि हम्म। इंटरनेशनल है। इसी प्रकार से डूंगर सिंह जी का जो भुजिया है, जो अच्छा, अब तो डूंगरगढ़ डूंगर स्टेट से सिंह ही जी वो का डूंगर इसमें सिंह क्या जी पैदा योगदान हुए था, हैं। अगर भाई साहब डूंग आपको गंग याद? महीपत लास्ट में जो होता है ना, अपने यहाँ जो बीकानेर की कहावत कहलाती है, कौन कौन से राजाओं का नाम आता है, तो डूंग गंग महीपत। तो डूंगर हम्म सिंह जी के समय बीकानेर का भुजिया प्रसिद्ध हुआ हम्म और आज हम्म इंटरनेशनल लेवल पर। इसके अलावा हम्म बीकानेर तो मिठाइयों के लिए, अब तो आप जाइए तो रबड़ी बीकानेर की बहुत अच्छी होती है। बीकानेर हम्म में तो आजकल तो कचौड़ियाँ ज्यादा पॉपुलर हो गई बजाय भुजिए के। लोग कचौड़ी खाने के लिए बीकानेर आते हैं या जयपुर से जाते हैं, कलकत्ता से कचौड़ी खाने के लिए आते हैं। वहाँ का हाँ हाँ राबड़िया बहुत प्रसिद्ध है बीकानेर का, आपको पता होगा। हाँ बाकी हाँ पीणी और दूसरी जो तीज त्योहार में जो चीजें आती है, गणगौर के समय गणगौर बहुत बढ़िया निकलती है। सावण बीकानेर कहते हैं कि हाँ जो है वो सियाड़ो खाटू बड़ो सावण बीकानेर, तो सावण का जो साउंड। महीना है बीकानेर बहुत रिच होता है। हाँ बाकी हाँ क्योंकि स्टेट रेगिस्तान का है, किंतु जब सावन में जब मेह पड़ता है, बूंदें आती हैं, और जब तरह तरह की छींट के रंग बिरंगे परिधान पहन करके महिलाएं निकलती हैं, और हाँ हाँ जो है वो एक कल्चरल हेरिटेज के रूप में सावन को बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त है। तो सावन बहुत महत्वपूर्ण है बीकानेर का। तो बीकानेर के अलावा आप जयपुर आइए तो जयपुर में ढूंढाड़ की अपनी संस्कृति है हम्म। और इसकी विशेषताएं, स्पेशली आमेर का जो हेरिटेज है, शिला माता का जो मंदिर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बीकानेर में करणी करणी माता का बहुत महत्व जी है। एक जी पूरी हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है। एंड शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस स्टेट इंडिपेंडेंट। बीका जी को उन्होंने ही प्रेरित किया कि वो यहाँ आकर के अपना थावर बीच सरपियो बीको बीकानेर। अच्छा अच्छा, तो बीका जी ये को ला बताओ भाई करके, साहब, बीकानेर के बारे में। हाँ, ये बीकाजी में और इनका जो है देवी का क्या, उसकी इसकी क्या कहानी है, ये संक्षिप्त में आप अवश्य बताएं भाई साहब, क्योंकि एग्जैक्टली अधिकतर लोगों करणी को माता, जानकारी। जो करणी जी जो थी, वो एक डिवाइन शक्ति रही है, पावर रही है। और हम्म उन्होंने विशेष रूप से जो अपना वो क्षेत्र है पूरा का पूरा, तो हम्म उस क्षेत्र में करणी माता का अभ्युदय हुआ। और बीका हम्म जी जब जोधपुर से एक अलग स्टेट, पहले वो जोधपुर में ही थे, किंतु वो बीकानेर में इंडिपेंडेंट उन्होंने आकर के बीकानेर बसाया। तो जी। ऐसा कहते हैं कि करणी माता उस समय काफी एक्टिव थी। और करणी हम्म माता वहाँ की एक चारणी, एक महिला थी जो कि बहुत पॉपुलर थी उस समय। और उन्होंने वहाँ के अभयारण्य को डेवलप करने के लिए, वहाँ की एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, वहाँ को जंगलों को डेवलप करने के, वहाँ की पशुधन को डेवलप करने के लिए, वहाँ का पानी की के
विशेष प्रबंधन के लिए करणी माता ने बहुत योगदान दिया। न केवल इतना, किंतु वहाँ के आसपास की जो मुगल स्टेट्स थी उनके भी टेरिटरीज को आगे विकास नहीं हो, उन पर दबाव पड़ा रहे, तो वहाँ एक इंडिपेंडेंट एक लेडी जो पराक्रम, सूरवीरता, अध्यात्म और दैवी शक्तियों से जो जिनका पूरा का पूरा, तो देशनोक में उनका प्रादुर्भाव हुआ। और देशनोक के जी पास में एक और जगह है जहाँ पर करणी माता का अभ्युदय हुआ। तो विशेष रूप से चारणों की जो देवी मानी जाती है, राजपूतों की देवी माना, बीकानेर की स्थापना की हम करणी माता को उसके लिए एक स्थापना की देवी है। बीकानेर के हेरिटेज में, बीकानेर के डेवलपमेंट में जिनका योगदान है, स्थापना में जिनका योगदान है, करणी माता की बहुत, उन पर बहुत साहित्य लिखा गया है, बहुत कुछ संगीत गाए जाते हैं, भजन कीर्तन गाए जाते हैं। और चूहों की विशेष रूप से जो व्हाइट कलर के जो चूहे हैं उनको देखना वहाँ शुभ माना जाता है। तो चूहों की भी एक सबसे बड़ी बात है कि प्लेग फैला था उस एरिया में, तब चूहों, बीकानेर के करणी माता के चूहे थे, उनको प्लेग नहीं हुआ। बीकानेर में करणी माता में आकर के लोगों ने शरण ली, बहुत सारे लोगों ने। तो एक बड़ी अच्छा। बात है कि जब चूहों से प्लेग फैला था, करणी माता के जो चूहे थे वो, उनको एक्चुअली वो एक चारण के रूप में, एक तरह के वो उनके करणी माता के ही वो सेवक हैं। तो चूहों के रूप में उसकी, चूहों की देवी माना जाता है। आप यदि मंदिर जाएंगे तो वहाँ का करणी माता का जो मंदिर, उसकी आर्किटेक्चर देखिए, ब्रिटिश उसमें आर्किटेक्चरल वो हैं, काफी कुछ स्टाइल्स मिलती हैं। तो गंगा सिंह जी के समय का एक बहुत बड़ा रोल ये भी रहा कि उसका डेवलपमेंट भी हुआ। और न केवल देश की बल्कि विदेशों से भी लाखों लोग करणी माता के दर्शन के लिए आते हैं। जी एंड जी। शी इज ग्रेट लेडी, नो डाउट। एक बात मैं भाई साहब, क्योंकि आपने तो पूरा राजस्थान का एक जो शुरुआती दौर के आगे से लेके आज तक आप देखते आए हैं, एक जी हम लोग जो आपकी दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, वो जब हम दिल्ली के आसपास में देखते हैं कि हरियाणा ने जो है वो फरीदाबाद को भी डेवलप कर लिया, और क्या कहते हैं, गुड़गांव को भी इतना डेवलप कर लिया कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, और आईटी का गढ़ बहुत अच्छी बन है। गया, जी इंजीनियरिंग का गढ़ बिल्कुल। बन गया। और इसी तरह हाँ। से फिर यूपी ने नोएडा को कर लिया। हम्म। लेकिन ये मुझे समझ राजस्थान में आ रहा है कि आप कहाँ हाँ, ले जाना चाहते हैं, मुझे लग रहा राजस्थान कैसे पीछे रह गया? आपने तो वो कालखंड देखा है कि जब उसके बाद में भिवाड़ी की परिकल्पना हुई, और लेकिन ये है। सीख क्यों नहीं पाई? ये कहाँ, किसकी कमजोरी है? ब्यूरोक्रेट की तो ये मतलब आपने कमजोरी माधव है। सिंह जी एक ऐसा सवाल उठा दिया है जिसका शायद किसी के पास जवाब नहीं होगा इसका। नहीं, नहीं, इसका ये तो रेखांकित तो निश्चित होना रूप चाहिए से भाई साहब। रूट्स में भी जाएंगे तो हमें लगेगा कि कहाँ कमजोरियां कैसे रही, क्या हुआ। मेरे ख्याल हुँ, में शुरुआती प्रॉब्लम तो शायद ये रही होगी कि राजस्थान क्योंकि फ्यूडल स्टेट रहा है शुरू से ही, तो मेरे ख्याल में प्रारंभिक जो दौर रहा होगा, एक तो पहली बात तो है कि स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी हमने, वो बहुत हुँ, महत्वपूर्ण राजस्थान का रोल रहा है। हुँ, बिजोलिया का जो आंदोलन था, जिससे गांधी जी ने भी प्रेरणा ली, और गांधी ने भी ये कहा कि बिजोलिया का आंदोलन हमारे सबके लिए प्रेरणा प्रेरक है। जी, तो ये देखिए कि उदयपुर रीजन में, बीकानेर में, जयपुर में, और जहां जहां भी आजादी की लड़ाई लड़ी गई, वहां राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अंचल ने राजस्थान में पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जी, मैं मानता हूं कि इंडिपेंडेंस में राजस्थान ने जो योगदान दिया, गांधी जी के प्रभाव से स्टेट्स मर्ज भी हो गई, और किसी प्रकार की कॉलोनाइजेशन में, राजस्थान के इंटीग्रेशन में किसी स्टेट ने कोई विरोध नहीं किया। थोड़ा बहुत यदि कभी कुछ किसी प्रकार से कोई ऐसी अफवाह उड़ी या कुछ हुआ कि कुछ स्टेट्स पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, किंतु सरदार पटेल ने तत्कालिक कार्रवाई की और सब कुछ ध्यान में रखते हुए सब चीजों को एक तरह से सब लीपापोती करके सब कुछ ठीक कर दिया। इट वाज ओके, जी, इंटीग्रेटेड एक अप्रोच से राजस्थान का विकास हो गया। उसके हुँ। बाद पॉलिटिकल जो रोल होना चाहिए, जिसमें अब हमें आना है कि राजस्थान का विकास, हम राजस्थान में बीमारू स्टेट, अब तो बीमारू स्टेट ही मानना चाहिए हमको कि हम नहीं, सबसे पिछड़े हुए क्यों। अब उससे बाहर निकल गए हैं। अब उससे तो अब निकल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी नई जो एक लंबा व्यवस्था एक है, नए। लंबा एक 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 लंबा जी, जो वी विल अरसा। गो अहेड नेचुरली इफ एट ऑल हमारी जो कहना चाहिए पोटेंशियल है उसको यदि प्रॉपरली एक्सप्लोर किया गया। अब देखिए, कोटा
मैं अपने आप में टेक्सटाइल का, बंदेज का एक बहुत बड़ा काम है। किशनगढ़ वाज ए यूनिट ऑफ टेक्सटाइल्स अर्लियर, ब्यावर यूनिट रही है। उदयपुर माइंस का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, माइनिंग तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है माइंस का। इसी प्रकार से राजस्थान की दूसरी हेरिटेज की बात करें, इतिहास के पर्यटन के लिए राजस्थान सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान में सबसे अधिक यदि विकसित परंपरा या विकासशील परंपरा या पोटेंशियल है तो पर्यटन का है। किसी भी क्षेत्र में राजस्थान को यदि हिस्टोरिकली हम यदि जज करें तो ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो किसी तरह से कभी पिछड़ा रहा हो। किंतु मेरे ख्याल में प्रारंभिक दौर में क्या हुआ कि जो स्ट्रगल रहा वो शायद हमारे यहाँ की फ्यूडल व्यवस्था को कुछ खत्म करने की कोशिश करके में काफी एनर्जी शायद कुछ कम खर्च हुई होगी इनिशियली। किंतु मैं इसके लिए केवल इस बात को, व्यवस्था को मैं ये नहीं कहता कि इसका कारण ये रहा होगा। मेरे ख्याल में पॉलिटिकल जो इंटेंशंस है, कमिटमेंट है, पॉलिटिकल एक तरह से दृष्टि है, वो कहीं ना कहीं लैक करती है। और ये सारा कारण यहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ जिस प्रकार का आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्टेट में जिस तरह से भाई भतीजावाद विकसित हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार से एक खास प्रकार की कल्ट का डेवलपमेंट हुआ, उसके लिए निश्चित रूप से उस समय 10 15 20 साल तक का जो अवधि थी वो कांग्रेस ही इसके लिए जिम्मेवार है। तो मैं मानता हूं कि किसी न किसी रूप में कांग्रेस ने वो सारे काम नहीं किए जो कि कमिटेड करके कांग्रेस को विकास के लिए करने चाहिए। और राजस्थान एक में ऐसा कोई स्टेट ही नहीं है जिसको डेवलप किया हो। राजस्थान में ऐसा कोई, न तो गंगानगर का कोई दृष्टि नहीं। डेवलपमेंट हुआ, न सीकर का हुआ, न उदयपुर का हुआ, न बीकानेर का। जयपुर हैज बिकम ऑलमोस्ट ए कैपिटल है, थोड़ा बहुत जयपुर का विकास हुआ है। उसका कारण कुछ और पॉलिटिकल कारण रहे। हाँ नहीं, वो भी है। और मुख्य रूप से तो देखिए, शुरुआत तो हुई तो पर्यटन भी है, लेकिन अब उस आप हिसाब देखिए से कोटा का डेवलपमेंट अचानक कैसे होगा। कोटा इज हैज कम अप वेरी वेल, एक नया पोटेंशियल कोटा ने क्रिएट किया है, कोटा नहीं, में वो भी है। डेवलपमेंट लेकिन हो जो रहा है। दिल्ली के समीपता की जो उपयोग, जो राजस्थान के एक बड़े रेवेन्यू सेंटर और एक जिसको कहते हैं कि मॉडल इंडस्ट्रियल जी। स्टेट, जिस तरह से आप ये देखिए कि गुड़गांव की तो अब हम कंपैरिजन, वेल्थ जनरेशन का कंपैरिजन कहीं तो करेंगे ना, कि वहां पे मेरे ख्याल में माधव सिंह जी आप इस क्षेत्र में ज्यादा, मेरे से ज्यादा परिचित हैं और आप क्योंकि काम भी करते हैं प्रैक्टिकली। मैं तो चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसके बारे में हाईलाइट करें कि नहीं, इसमें ये क्या हिस्टोरिकल। कारण रहे, क्योंकि आपने तो इंडस्ट्रियल बिरला वगैरह के साथ में काम भी किया है, जी राजस्थान जी। की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखा है। तो आप बताएं कि क्या लेकुनास क्या रहे। मतलब ये बेसिकली तो लीडरशिप का, द लैक ऑफ द लीडरशिप इनिशिएटिव एंड जी। लैक ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल काइंड ऑफ विजन। और वो हम्म। जब विजन नहीं होगा तो ब्यूरोक्रेट भी फिर पतली गली से फिर वो जो उनके मन में आता है वही काम करते हैं। लेकिन देखिए, करीब हम्म। करीब उसी तरह की परिस्थितियां, उसी तरह का भ्रष्टाचार, मान लीजिए कि उसी तरह की घालमेल वो हरियाणा में भी खूब रही है, और वो उत्तर प्रदेश में भी रही है। लेकिन फिर भी हम्म। वो उन्होंने कर लिया। लेकिन ये यहाँ हम्म। क्यों नहीं हो पाया, ये मेरे लिए एक जो है वो एक शोध का विषय है। तो उसमें मैंने कहा कि आपने तो बड़े लंबे समय से देखा है, तो आपसे भी कुछ सूत्र मिलेंगे, कुछ और मित्रों से भी मिलेंगे, तो तब इस पे एक अलग से बात नहीं करेंगे। देखिए, लेकिन वैसा भी है। राजस्थान ने शिक्षा और साइंस के क्षेत्र में कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं किया। जो कुछ भी हुआ बहुत ही सामान्य हमारी रूपरेखा बनी। ऐसा कोई विश्वविद्यालय सामने नहीं आया जिसने नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर किसी क्षेत्र में काम किया हो। ऐसी कोई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं खड़ी हुई जिसको लेकर के हम कह सकें कि कोई काम। मेरे कल्चर के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में राजस्थान में का कोई योगदान नहीं है विशेष रूप से। क्योंकि परंपरा हम जो कुछ भी है, हेरिटेज जो कुछ है, जो पर्यटन है, उसमें थोड़ा सा क्योंकि बनी बनाई चीज थी जो उसको उन्होंने रीऑर्गेनाइज कर लिया और कुछ नहीं हुआ इसके अलावा। उसका भी जैसे बेहतर इस्तेमाल है, जैसे यूरोपियन कंट्री में घूमते समझते हुए ये समझ में आया कि वो अपने छोटे से छोटे भी जो धरोहर है उसको किस तरह से हम्म। संभाल के रख रहे हैं, और उस तरह से उसके इर्द गिर्द किस तरह से वो जीविका के विभिन्न अवसर जो है वो उनका निर्माण कर रहे हैं, और उन जगहों को सारी दुनिया में फैला रहे हैं। तो ये एक इसका इसका एक ही ये कारण है। और दूसरी बात ये है कि हमारे कुछ अच्छा, थोड़ा सा मैं एक छोटी सी बात और आपसे कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश एक बड़ा हमारे पड़ोस का ही एक स्टेट है, राज्य है। आप देखिए जी। कि मध्य प्रदेश ने विद इन नो टाइम, अर्जुन सिंह हुँ, के बाद, वो भी कांग्रेस ही थे,
राजस्थान में भी कांग्रेसी शासन रहा, किंतु अर्जुन सिंह के समय में मध्य प्रदेश ने जिस गति से, जिस तरह से विकास किया, पर्टिकुलरली भारत भवन के, अशोक वाजपेयी जैसे लोगों की वजह से, कि एकदम से पूरा ऑल ओवर मध्य प्रदेश का कल्चरल, लिटरेचर में, आर्ट में, थिएटर में, ड्रामा में विकास हुआ। वैसा हमें एक लीडर नहीं मिला हमारे यहाँ, ब्यूरोक्रेसी में कह लीजिए या पॉलिटिकल सर्कल में कह लीजिए, कि ऐसा कोई नेतृत्व नहीं मिला जिसकी वजह से राजस्थान सही दिशा में सही समय में विकसित हो सकता। हाँ, मैं क्योंकि आपसे बात हो रही है तो आपके जरिए ये बात कई लोगों तक पहुंच जाएगी। तो हमारे कुछ सहपाठी और कुछ और जानकार लोग, जो इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं जो कि सरकारों को सलाह देती हैं, सरकारों को सलाह देती है, सरकारें उनसे सलाह लेती हैं, भारत की सरकार भी लेती है, राज्य सरकारें भी लेती हैं। और जी। दूसरा जो एक सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हाँ। सारी दुनिया में और भारत में तो है ही। जी। तो उसका तो उसके परिप्रेक्ष्य में जब उन लोगों से बात होती है जो कि अधिकतर लोग वहाँ नोएडा में और क्या कहते हैं गुड़गांव आपके में। गुड़गांव में और दिल्ली में रहते हैं, तो वो हम्म। ये कहते हैं कि हम कोई भी योजना लेके जाते हैं तो राजस्थान के जो ब्यूरोक्रेट है उसमें वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनका इंटरेस्ट भी नहीं है। अच्छा, ये कई बार सुनने को मिल रही है। अच्छा, फिर जी। दूसरी बात, ये जो ऑटोमोबाइल के एक्सपर्ट लोग हैं जिन्होंने ऑटोमोबाइल में बड़ा काम किया बड़ा है। काम किया है और अनुभव है उनका, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने का अनुभव है, बजाज जितनी कहाँ के हैं? बजाज, बजाज इज फ्रॉम राजस्थान। यहीं के हैं। जी, कितनी बड़ी बात है। बिरलाज आर फ्रॉम राजस्थान। बिरला ने कितना बड़ा राजस्थान के, राजस्थान के सारे सेठ साहूकार तो सारे के सारे कैपेबल है, किसने काम नहीं किया? किंतु नहीं नहीं, उनका उनका वो एक अलग अलग आश्चर्य की वो बात एक है। अलग, अलग क्षेत्र है, वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात है और उसमें जी। बहुत सारे भी लेकिन जहां तक ये है कि ये जो भिवाड़ी के आसपास का क्षेत्र है और इसके बारे में हम्म। बार बार सरकार को बताया गया कि ये बहुत अच्छे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग हम्म। सेक्टर से जुड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही ऑटोमोबाइल आएगी तो बहुत सारा मशीनिंग और मशीन बिल्डिंग का काम और बिल्कुल ऑटोमेशन का बिल्कुल काम उसके बिल्कुल साथ होता है, बहुत बड़ी बिल्कुल। लोगों की ट्रेनिंग जी। होती है, उसका उपयोग हम्म। आप डिफेंस के प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं। तो पहले तो एक बिल्कुल बात तो सही ये बात है। कि ऐतिहासिक तथ्य ये कि हमारे पहले डिफेंस में जो भी सामान था उसके कारण कुछ भी रहे हों, वो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि वो सब इम्पोर्ट ही किया जाता था। अब ये है बिल्कुल कि सही बहुत बात बड़ा है। सामान देश में टाटाज बन रहा है है। टेकन अप एंड अंबानी अडानी टाटाज ने है, इन्होंने टेकअप किया भारत है। फोर्ज है, बहुत बड़ी टाटाज बात है, है। एल&टी है, हाँ। लार्सन एंड ट्यूब्रो है बिल्कुल। और बहुत बड़ा काम हो बहुत रहा है। सारे जी। बहुत सारा एल काम एन हो रहा टी है। बहुत बड़ा काम। लेकिन ये बिल्कुल। राजस्थान का इंडस्ट्रियल जो वो है विकास, जो कि दिल्ली के समीप होने से कमर्शियल सेंटर एज वेल एज, यानी कि गुड़गांव और क्या कहते हैं इसका, वी आर वेरी क्लोज, राजस्थान दिल्ली से हाँ, नजदीक है, लिंक है। तो वो नोएडा और गुड़गांव जैसा हम कुछ कर ही नहीं पाए या तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब देखिए, बात तो हो सकती है कि जबकि यूपी के मेरे अंदर ख्याल जो में कोशिश, देखिए मेरे ख्याल में कोशिश हुई कोटा को लेकर। कोटा में जब इंस्ट्रूमेंटेशन आए लेकर के आए, कोटा में कुछ इंडस्ट्रियल टाउनशिप का जब डेवलपमेंट हुआ, वो आया था काफी उसमें, लेकिन वो आगे नहीं संभावनाएं थी। भीलवाड़ा में संभावनाएं थी, गंगानगर में संभावनाएं थी, कई जगह, कोई किंतु हुआ नहीं आगे। कोटा के इंडस्ट्रीज की जो बदहाली हुई, वहां से जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स थे उन्होंने ही तो हम्म। आईआईटी की कोचिंग इंडस्ट्री खड़ी कर दी। हाँ, वो बिल्कुल अलग लेकिन अल्टरनेटिव खड़ा हो गया वो। कोचिंग के बारे में हम जानते हैं कि ये जिस तरह की कोचिंग हमारे देश इंडस्ट्रीज में हो, खत्म हो गई, एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया इंडस्ट्रीज ये को। वो मजबूरी में चले गए। लेकिन आप ये देखिए ट्यूशन कि फी। वो जी। चले गए, लेकिन ये जो सरकारी नौकरी और डॉक्टर इंजीनियर बनने का, आईएएस बनने का जो पागलपन इस देश के युवाओं में विभिन्न कारणों से आ गया है, दुनिया में कहीं नहीं है। जी। ये एक निराला देश है जो इस तरह की अवधारणाओं पे चलता है कि उसमें कई सरकारें कहती हैं कि हम आपको सरकारी, अरे भाई आप कितने सरकारी नौकर बनाओगे? कुल मिला के 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी तो है और हाँ। उनके कुछ प्रतिशत जो है वो क्या कहते हैं वो पेंशनर है, यानी कि दो हम्म। 2.5 करोड़ से ज्यादा आप क्या 10 करोड़ थोड़ी कर दोगे। लेकिन ये जी, एक सही बात अलग है। विषय की बात है। तो हमने हाँ हाँ हाँ। राजस्थान को, भाई साहब आपकी मदद से, आपके परिप्रेक्ष्य, आपके अनुभव से
हमारे संस्कृति के और हमारे प्रतीकों और जो योद्धाओं उनकी भी बात की। फिर कुछ राजाओं की, गंगा सिंह जी की, उसकी नहर की भी बात की। और फिर आज के परिप्रेक्ष्य में जो मैं देखता समझता रहा हूँ कि हमारा राजस्थान का कोई जो है वो क्यों नहीं बन पाया, गुड़गांव या कि नोएडा, वो एक रेखांकित आपकी मदद से की है। तो आपका भाई साहब बहुत-बहुत धन्यवाद कि एक इस विषय पे हमने बात की है। फिर दोबारा, जी क्योंकि ये तो बहुत हम राजस्थान में अलग-अलग चीज़ों पे आपकी मदद से जो है वो उसकी चर्चा कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएँगी जो कि शायद जी सब लोग जानना चाहेंगे। तो भाई साहब आपको प्रणाम और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप पधारे और आपने इतनी सारी बात की, और आपसे अब ये घनीभूत हो रही है इच्छा कि फिर दोबारा आपसे बात की जाएगी और इन चीज़ों को आपको और बहुत जो बहुत अलग धन्यवाद, की आपको जाए। धन्यवाद, और उन दर्शकों को, मित्रों को भी धन्यवाद जो हमें देख रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। बहुत-बहुत थैंक यू वेरी धन्यवाद मच। भाई साहब आपका। दोबारा बेस्ट दोबारा विशेष। हाज़िर होंगे, आपसे थैंक यू। दोबारा बात करेंगे जी भाई साहब। ओके, जय हो। थैंक यू। जय तो हम बात कर रहे थे जाने-माने पत्रकार और कलाकार, पेंटर और चिंतक श्री अ, अशोक आत्रेय जी से, जो कि हमारे शहर बीकानेर से ही आते हैं और हमारे बड़े भाई समान हैं, आदरणीय हैं। उनको पास में बहुत सारा राजस्थान के बारे में, हर प्रदेश के बारे में, हर अंग के बारे में, हर रंग के, हर खंड के बारे में बहुत सारा इतिहास समटा पड़ा है। तो उसे फिर दोबारा बात करेंगे भाई साहब के साथ में, और हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी एक शख्सियत के साथ में, किसी एक विषय पे बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।